डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन चल रहा है हमारे पास। और कल हमने देख लिया था कि लिमिट्स अगर हमारी कांस्टेंट हैं तो किस तरह से उसे परफॉर्म किया जाता है। जैसे ये देख लिया था 0 to a 0 to b और fxy dxy है सपोज़। तो अगर ये बताया है कि पता ही नहीं चल रहा है किसकी कौन लिमिट है, तो फिर अंदर वाले की ये रहती है और बाहर वाले की ये रहती है। ये देखे थे कल हमने कंसेप्ट्स। और अगर पता है हमें x इक्वल टू ये x इक्वल टू है या ये x इक्वल टू है, तब तो फिर इसकी ये हो जाएगी और उसकी वो हो जाएगी। उसके बाद आप चाहें x के रिस्पेक्ट में पहले कर लें और फिर उसके बाद y में करें, या फिर y के रिस्पेक्ट में पहले कर लें और बाद में x के रिस्पेक्ट में करें। दोनों प्रोसीजर से आंसर सेम आता है, बात वही रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने कल इस बारे में लिखवाया भी था और क्वेश्चंस भी करे थे। अब आज हमारे पास है कि हमारी लिमिट जो है वेरिएबल है। लिमिट वेरिएबल होने का मतलब है, जैसे आपकी लिमिट एक तो हो जाएगी 0 to 3 और दूसरी मान लिया 0 to 2 - x हो गई। ये लिमिट्स जो है वेरिएबल कहलाती हैं। ये वाली लिमिट वेरिएबल हो गई और ये वाली अभी भी जो है वो कांस्टेंट लिमिट है। तो ऐसे केस में कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, तो मैं बता दूं आपको। इस केस में पहले वेरिएबल वाली लिमिट को सॉल्व किया जाता है। मतलब अगर ये x का फंक्शन है या y का जो भी फंक्शन है, उसको dx या dy जिसमें के रिस्पेक्ट में भी करना है, पहले इसको परफॉर्म किया जाता है, इस लिमिट को जो वेरिएबल होती है, बाद में कांस्टेंट लिमिट को सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। और दूसरा ये भी बता दूं मैं कि अगर मान लिया आपकी लिमिट में x आ रहा है तो इसका मतलब ये y की लिमिट होगी, सेल्फ अंडरस्टूड है। और अगर आपकी लिमिट कांस्टेंट है तो दूसरी वाली फिर बची हुई, जैसे यहाँ पे आगे dx dy लगा है, तो ये लिमिट में x है, इसका मतलब ये y की लिमिट होगी, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन होता है ना। तो ये इसका मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स करके लिखा है, तो इसका मतलब ये y की लिमिट है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 2 - x है तो ये x की लिमिट है। ये y की लिमिट होगी, ये x की हो जाएगी। अगर यहाँ पे 2 - y दे दे तो फिर आपकी ये x की लिमिट है और ये y की लिमिट है। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि वेरिएबल लिमिट्स कैसे आती हैं, कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ आपको। इस बात का आंसर आप चैट में भी नहीं दे पाओगे सही से। सपोज़ करिए मेरे पास ये एक्स वाई एक्सेस है, इसमें देखिए आपको ये ट्राइंगल दे दिया मैंने और मैंने कहा इसका एरिया निकालिए। ठीक है। तो अब सोचिए आप कि अगर ये आपका ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो लिमिट्स कैसे ली जाएंगी। तो आप ये देखिए कि जब आप इस इंटीग्रेशन से स्ट्रिप्स बनाना स्टार्ट करेंगे, मान लिया सपोज करिए स्ट्रिप्स बनाएंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। छोटा एरिया एलिमेंट होगा जैसे आपके पास dx dy, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, ये सोचना है आपको। तो आप ये देखिए ये स्ट्रिप्स जो हैं वो यहाँ से शुरू होती है और चलते 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 कहाँ तक जाती है, यहाँ तक जाती है। धीरे धीरे अपने आप बड़ी होती चली जाती है। तो डबल इंटीग्रेशन में क्या करेंगे आप, जैसे मान लिया सपोज इस लाइन की इक्वेशन आपकी 2x + 3y = 5 है। तो अब आप ये देखिए कि जो भी ये स्ट्रिप्स बनेंगी, आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या देखेंगे कि ये स्ट्रिप्स आपकी यहाँ से शुरू हो रही हैं और यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। एक्स एक्सिस के लिए अगर बात करें, सारी एक्स एक्सिस से ही शुरू हो रही हैं, लेकिन इनकी जो ख़त्म है वो इस लाइन पे हो रहा है। तो इसलिए आप ये देखेंगे कि हमारी जो स्ट्रिप्स हैं वो 0 to इस पॉइंट तक तो जा रही हैं, लेकिन उनका टर्मिनेशन इस लाइन पे है। अब आप देखिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर हम इस लाइन पे देखें, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है, तो कहाँ कट करती है ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर वाई कोऑर्डिनेट 0 पुट करोगे ना। एक्स एक्सिस पे कोई भी अगर बिंदु है तो उसके लिए वाई के कोऑर्डिनेट 0 होंगे। तो जब आप वाई 0 पुट करोगे तो 2x + 3 × 0 = 5, यानी कि यहाँ से x = क्या आ जाएगा, 5/2। तो ये इसकी लिमिट जो है 5/2, 0 ये है। तो हमारा जो x जाएगा वो x = 0 to 5/2। देखिए नंबर आया, x के लिमिट में नंबर आया। अब ये जो स्ट्रिप हैं ये ख़त्म कहाँ पे होती हैं, तो ये ख़त्म अगर आप ऐसे ये इधर भी कर लोगे। अगर मान लिया सपोज करो ये नंबर आपने निकाल दिया, ये पॉइंट, इस पॉइंट को निकाला जा सकता है। ये पॉइंट अगर आप निकालना चाहोगे तो ये कितना होगा, जा करके वाई एक्सिस पर स्थित बिंदु के लिए x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहाँ से y = कितना आ जाएगा, 5/3। ये 5/3, 0। तो यहाँ y की लिमिट 0 to 5/3 नहीं कही जाएगी। अगर आप 0 to 5/3 करोगे तब तो फिर क्या होगा, ये एलिमेंट इधर से इधर तक इंटीग्रेट हुआ और फिर ये इधर से इधर तक इंटीग्रेट हुआ, इसका मतलब पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा।
समझ रहे हैं आप, ये पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा, हमें तो ट्रायंगल चाहिए। तो ये स्ट्रिप देखिए, ये स्ट्रिप टर्मिनेट कहाँ पे होती है, ये स्ट्रिप वेरिएबल पॉइंट पे टर्मिनेट होती है। तो यहाँ पे जो लिमिट की जाएगी आपकी वो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। यहाँ से y इज इक्वल टू निकालो 5 माइनस 2x, और यहाँ से y इज इक्वल टू आएगा 5 माइनस 2x बाई 3। तो अब आपकी लिमिट जो है वो 0 से स्टार्ट करके, देखिए ये x, कोई भी स्ट्रिप देखिए आप 0 से स्टार्ट हो रही है, और 0 से स्टार्ट करके कहाँ, वेरिएबल पॉइंट y पे ख़त्म हो रही है। और ये y को क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, इस इक्वेशन से आ रही है। तो y की लिमिट आपकी जाएंगी 0 टू 5 माइनस 2x बाई 3। समझ रहे हैं आप, यानी कि 0 टू 5/2 लिमिट इसकी हो जाएगी, और इसकी लिमिट इतनी, और dx dy करेंगे आप जब, तो आपको इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। रिपीट, देखिए एक लेंथ एलिमेंट से पूरा एरिया कैसे बनाया जाता है, डबल इंटीग्रेशन के थ्रू। तो डबल इंटीग्रेशन के थ्रू अगर बनाना है आपको, तो देखिए ये आपका लेंथ एलिमेंट हुआ छोटा सा, इसको आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये इधर बढ़ने लगेगा, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये इधर बढ़ेगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इस लेंथ एलिमेंट को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे x में करा, फिर y में करा, तो आप जो है किसी एक लिमिट को तो कांस्टेंट बना लोगे। जैसे ये स्ट्रिप्स बन रही हैं, ये स्ट्रिप्स सारी की सारी जो हैं वो स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही हैं, और कहाँ तक जा रही हैं, 5/2 तक जा रही हैं। तो x की लिमिट तो 5/2 हो गई। अब उसके बाद आप क्या करोगे कि जो ये कहाँ तक जाना है इन लिमिट ने, तो 0 से स्टार्ट होना है। y की लिमिट जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, लेकिन ये जाएंगी कहाँ तक, तो ये देखो ये यहाँ तक जाएगी केवल, वो वहाँ तक जाएगी, वो थोड़ा और ऊपर जाएगी, वो और ऊपर जाएगी। ये इस बात की इन्फॉर्मेशन कौन रखेगा, इस बात की इन्फॉर्मेशन ये कर्व की इक्वेशन रखेगी, लाइन की जो इक्वेशन है। तो ये लाइन की इक्वेशन जब इसकी इन्फॉर्मेशन रखेगी, तो इसलिए हमें वहाँ से y की वैल्यू इस कर्व से लानी पड़ेगी, और 0 टू इतना लिमिट जाएगी यहाँ पे, तब जाके आपका एरिया निकलेगा। तो x की लिमिट जो है वो आपकी कांस्टेंट गई, और y की लिमिट वेरिएबल गई। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये लिमिट y की है, ये कैसे कहा जा सकता है। इस बात को आपके पास डबल इंटीग्रेशन करना तो है, लेकिन उसके क्वेश्चन फ्रेम कैसे करे जाते हैं वो सिलेबस से हटा दिया गया है। वो जो है 3-4 साल पहले रहता था, 3-4 साल क्या, ये 2018 तक रहता था, 2019-20 से हटा दिया गया है। तो आपको तो अब लिमिट दी है, बस आपको ये पहचानना है कौन किसकी कहाँ है। वेरिएबल है तो ये इसका मतलब x की फॉर्म में दी है तो y की लिमिट होगी। और इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते थे, ये स्ट्रिप हम इधर से ना माने, हम इधर से अगर मानना शुरू करें ऐसे ऐसे ऐसे, तो देखिए अब y की लिमिट कांस्टेंट चली जाएगी 0 टू 5/3, और x की लिमिट कौन सी आएगी, वो वेरिएबल पॉइंट पे खत्म होगी। देखिए फिक्स पॉइंट पे थोड़ा खत्म होगी, जो कोई छोटे पे खत्म हो रही है, कोई बड़े पे, कोई सबसे बड़े पे खत्म हो रही है। तो फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी जाएगी, 2x इक्वल टू 5 माइनस 3y, यानी कि x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y अपॉन 2। तो यहाँ से आपका x इक्वल टू जो है वो मतलब 5 माइनस 3y अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये x की लिमिट जो है, x इक्वल टू जब इतना आ गया, तो आपकी जो है x की लिमिट 0 टू 5 माइनस 3y/2 जाएगी। तो 0 टू 5 माइनस 3y/2, और ये आपकी 0 टू 5/3 गई, और dx dy। तब भी आपका इंटीग्रेशन निकल सकता है। सेम चीज़ निकालने के दो तरीके हो गए, एक में आपने x में लिमिट रखी, मतलब x की फॉर्म में है यानी कि y की लिमिट, और एक में y की फॉर्म में लिमिट है यानी कि वो x की लिमिट है। कुछ नहीं करना तुम्हें तो क्वेश्चन आएगा बस। केवल मैं कहना चाह रहा हूँ कि लिमिट में सीधे कैसे पहचानोगे कि कौन सी y की लिमिट है, कौन सी x की लिमिट है। अभी मैं ये मुझे केवल बात बतानी पड़ती, ये मुझे बताना पड़ता कि हाँ भाई देखो ये x की लिमिट है, याद कर लो कि जिसमें x आए वो y की लिमिट होती है, जिसमें y आए वो x की लिमिट है। मैं उसको समझा रहा था कि कैसे होता है ये सब। तो व्हेन लिमिट इज़ वेरिएबल, इसका केस स्टार्ट करते हैं। नहीं, नोट नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए बस, ठीक है। अब जब हम बताएंगे ना कि हाँ भाई ऐसा होता है, तो आपको याद मतलब रहेगा कि हाँ वास्तव में ही ऐसा होता है, क्योंकि ये चीज़ें आपने शायद नहीं पढ़ी होंगी कभी। तो आगे कभी अगर डबल इंटीग्रेशन आएगा भी आपके पास कहीं किसी प्रॉब्लम में, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये इस वजह से हो रहा है। देखिए लिमिट वेरिएबल में केस फर्स्ट डालिए, यदि क्षेत्र कैपिटल R वक्र y इज इक्वल टू f1x, y इज इक्वल टू f2x, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b से घिरा हो, तो डबल इंटीग्रल रीजन, यार का मतलब रीजन होता है fxy dx dy इज इक्वल टू देखिए x a टू b हो गया, और ये आपका f1x से f2x हो गया।
तो देखिए आपको ये तो दे रखा है यहाँ, तो चलो x की लिमिट ये है, y की लिमिट ये है, नहीं भी अगर ये कुछ दिया है तो भी लिमिट आप ऐसा नहीं कहोगे लिमिट खोली नहीं है। जैसे कल बात हो रही थी लिमिट खोल दे तो ऐसा करेंगे, नहीं तो फिर ऐसा करेंगे। लिमिट खोल दी है यहाँ पे। लिमिट कैसे खोल दी है? जो x का फॉर्म लिमिट है, x की फॉर्म में लिमिट है, वो एक्चुअली y की ही होगी। यही मैं अभी तक समझा रहा था, जो पिछले क्वेश्चन में, पिछले एग्जाम्पल जो नहीं अभी बता रहा था, पूरा लाइन का ट्राइंगल का एरिया निकाल के। तो इस वजह से जो है वो ये y की ही लिमिट होगी और ये x की लिमिट होगी। तो कहीं आप ये ना सोचें कि लिमिट मतलब नहीं खुली हुई है तो ये इसकी होगी और ये उसकी होगी। यहाँ पर देखिए ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये कन्वेंशन के उल्टा लिखा हुआ है। अंदर वाला देखिए y की लिमिट है लेकिन अंदर dx नहीं लिखा है, अंदर dy लिखा है, और बाहर वाला x की लिमिट है और यहाँ देखिए y लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो dx dy हैं वो उल्टे लिखे हुए हैं। कायदे में इन्हें dy और dx ऐसे करके लिखा रहना चाहिए था। आप समझ आ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? समझ आ रहा है क्या? अगर आपने जहाँ लिमिट नहीं समझ पाए, बस तुरंत आप इंटीग्रेशन करना टफ नहीं है इस चैप्टर में। इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो है वो सही से अप्लाई हो जाएं, ये चीज़ मेन बात है आपकी। तो अब ऐसे केस में आप क्या करोगे? ऐसे केस में सबसे पहले हम x के ही ये y के रिस्पेक्ट में, देखिए y की लिमिट है तो ये वाला इसके लिए है, तो हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे इसे सबसे पहले, और बाद में फिर x के लिमिट रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि वेरिएबल लिमिट हमेशा पहले ही सॉल्व होती है। तो इसके नीचे लिख दीजिए, मतलब इज इक्वल टू, पहले हम इसको करेंगे तो a टू b, और dx आपने किनारे निकाल लिया, इसके साथ dy है, f1x f2x fxy dy, ये चीज़ पहले सॉल्व होगी और ये बाद में। ये इसको करने का तरीका होगा। नीचे लिख लीजिए, यहाँ सर्वप्रथम x को अचर मानकर y के सापेक्ष सीमाओं f1x व f2x के मध्य इंटीग्रेशन किया जाता है। फिर प्राप्त फंक्शन का समाकलन सीमाओं a व b के मध्य, इसमें a व b के बीच एक x के रिस्पेक्ट में x के सापेक्ष किया जाता है। तो ये तो हुआ स्ट्रिप हमने वर्टिकल बनाई थी अभी पिछले एग्जांपल में। अब अगर स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल बनाई जाए, मैं पहले मतलब स्ट्रिप को जो है वो वाई एक्सिस से और कर्व तक ले जाना चाहता हूँ। क्या चीज़ इसमें रिपीट करनी है? मतलब वेरिएबल लिमिट्स को पहले सॉल्व किया है और कांस्टेंट लिमिट्स को बाद में किया है। ये है, ये चैप्टर एक्चुअली ऐसा है कि कल वाला अगर वीडियो नहीं देखा है आपने तो इसलिए थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको। मतलब इसमें यही है कि देखिए लिमिट्स, y की लिमिट यहाँ से यहाँ तक है, ये दे दिया, x की लिमिट यहाँ से यहाँ तक है, ये दे दिया, ये y की हैं तो ये इसके लिए हैं, x वाली हैं तो ये इसके लिए हैं। तो ऐसे केस में पहले वेरिएबल लिमिट्स जो हैं, यानी कि ये वाली किसकी हैं? देखिए ये y की है तो ये वाला पहले अंदर करके इसको सॉल्व कर लिया, और फिर जो आएगा उसको बाद में करेंगे सॉल्व। मतलब इस इंटीग्रेशन को करने का तरीका क्या होगा वो बताया जा रहा है कि वेरिएबल लिमिट्स पहले करी जाएंगी और बाद में कॉन्स्टेंट लिमिट्स। अब देखिए केस सेकेंड देखिए, इसमें अगर मान लिया सपोज करिए हम पहले स्ट्रिप को उधर बनाना चाहें, x के पैरेलल बनाना चाहें, तो उस केस में क्या होगा? तो देखिए यदि क्षेत्र अब की बार x इक्वल टू f1y और x इक्वल टू f2y तथा y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, अब y की लिमिट्स कांस्टेंट हो जाएंगी, x की वेरिएबल हो जाएंगी। तो अब की बार जो हम ये वेरिएबल लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। ये लिख दिया मान लिया सपोज कांस्टेंट लिमिट c टू d लिख दी, ये आपने f1y टू f2y लिख दी, fxy एंड dx dy। तो अब ये आपकी लिमिट x की है यानी कि ये ऐसे है, और y की है ये यानी कि ये ऐसे है। ये ठीक कन्वेंशन लिखी हुई है। तो ऐसे में करेंगे क्या आप? ऐसे में करेंगे ये, फिर से वेरिएबल लिमिट पहले सॉल्व होगी, यानी कि f1y और f2y fxy, और फिर उसके बाद ये x की लिमिट है तो dx इसके साथ आ जाएगा, ये पहले सॉल्व होगा, और फिर इसके बाद c टू d और dy, ये इसका सॉल्व करने का तरीका होगा। लिख लीजिए नीचे, यहाँ सर्वप्रथम y को अचर मानकर x के सापेक्ष अवकलन किया गया है। फिर प्राप्त फलन का, ये देखिए x के सापेक्ष अवकलन करना है y को अचर मान के, फिर प्राप्त फलन का y के रिस्पेक्ट में करेंगे c टू d लिमिट्स में, फिर प्राप्त फलन का समाकलन c व d के मध्य y के सापेक्ष किया जाता है। नीचे नोट लिख दीजिए, पहले वेरिएबल लिमिट्स को सॉल्व करते हैं, उसके पश्चात कांस्टेंट लिमिट्स को। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये है 1 to 2 0 to x 1 to 2 0 to x dy dx अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है इंटीग्रेशन। अब देखिए सबसे जो पहली बात है आपको ये पहचाननी है कि ये किसकी लिमिट है और ये किसकी लिमिट है, कौन सी x की लिमिट है, कौन सी y की लिमिट है।
तो अगर आपने थ्योरी और नोट ढंग से पढ़ा है तो आपके पास दो चीज़ें पता लग रही हैं, ये x में x है यानी कि इसका मतलब ये y की लिमिट है, ठीक है ना, और ये आपकी जो है वो x की लिमिट है। ये सब लिखना कहीं नहीं है, ये सब आपको समझना है और उसी हिसाब से क्वेश्चन करना है। और आपके पास y की लिमिट है तो dy पहले लिखा है, तो ये अच्छी बात है, ये आपको जो है वो, तो y की लिमिट ये है और ये dy dx। दूसरी बात जो हमने अभी समझी थी कि पहले इस लिमिट को सॉल्व किया जाता है, फिर वेरिएबल को, फिर कांस्टेंट को सॉल्व किया जाता है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 1 to 2 और dx इसका बाहर रखो, ये x की है ना तो dx बाहर रखो, और 0 to x dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या 1 अपॉन इतना करके dy कर लो। ये चीज़ आपकी जो है वो पहले सॉल्व होगी। क्लियर है ये लाइन? ये वेरिएबल लिमिट्स जो हैं वो अब किसकी थी, y की, तो y को अंदर ला dy, वो था ठीक वैसे ही लिखा था, कन्वेंशन के हिसाब से लिखा था। लेकिन अगर कहीं से dx dy लिख देते तो फिर आपको dy ढूंढ के लाना पड़ता। लिमिट्स अगर गलत लग गई, x की लिमिट y में लग गई या y की गलत x में लग गई, तो फिर पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो उस केस में क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए, आप 0 to x इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 1 to 2, क्या होता है इसका 1 अपॉन एक्स tan इनवर्स y बाई एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया और लिमिट्स जो हैं वो आपकी 0 to x आ गई एंड dx, ये लिमिट जो है वो यहाँ पर लिख दी गई हैं। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इंटीग्रल 1 to 2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स tan इनवर्स y की जगह x रखा है यानी कि x अपॉन एक्स, माइनस 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0, तो ये आ जाएगा आपका tan 1 अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा tan इनवर्स 0 dx, इसे बाहर निकाल दीजिए। ये हो जाएगा आपका 1 to 2 और ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और यहाँ पे पाई बाई 4 इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, पाई बाई 4 बाहर, इसका लॉग एक्स 1 to 2 यानी कि पाई बाई 4 log 2 माइनस log 1, ये अपॉन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 log 2 बाई 1 यानी कि पाई बाई 4 log 2, ये आंसर है। हाँ बिल्कुल सही है, log 2 की वैल्यू log 1 की वैल्यू 0, वो भी बिल्कुल सही तरीका है। ठीक है, आप डायरेक्ट उसे वहीं पे ख़त्म कर सकते हैं, वो आंसर वही आएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ से भी सीधा डायरेक्ट पाई बाई 4 log 2, या उसको 1 में ला के, वो वैसे भी कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। यहाँ इस क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखने की थी, आप x की जगह पे वो लिमिट नहीं पुट करेंगे 0 अंदर, है ना, अदरवाइज फिर वो क्योंकि x कांस्टेंट ट्रीट किया जा रहा है तो इसलिए वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा लिमिट से। लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, चलिए। क्वेश्चन 0 to 1 dx 0 to x e to the power y by x dy। देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन दे दे आपको 0 to 1 dx 0 to x e to the power y by x dy, तो ऐसे में ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि आपको लिमिट्स खोल दी गई हैं, क्योंकि ये आपकी लिमिट जो है वो dx है तो ये लिमिट x की हो गई है क्लियरली, और ये dy दिया है तो इस तरह से ये लिमिट y की दे दी है, तो ये बिल्कुल ओपन केस है, कोई इसमें वो सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये देख लीजिए कौन सा सॉल्व करना है पहले, ठीक है ना। तो ये केवल एक लिखने का तरीका है, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 to 1 0 to x e to the power y by x, चाहे आप पहले लिख लो इसके, चाहे बाद में लिख लो, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है क्वेश्चन। और अगर इस तरह से भी देता तो भी क्या है, हमें पहचान लेते हैं 0 to x ये y की लिमिट है, यहाँ पे उसको खोल के दे दिया है उन्होंने। मतलब कहने का मतलब है dx अगर अलग से दे दिया तो इसका मतलब ये 0 to ये x की लिमिट है x के हिसाब से, और y के हिसाब से ये 0 ये y की लिमिट हो गई, तो ये बता दिया उसने खोल के, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम वैसे भी पता कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी लिखा हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप इस तरह लिखो चाहे इस तरह लिखो, मतलब ऐसा नहीं है इसके पहले dx लिख दिया तो अब इसके बाद जा ही नहीं सकता है, वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो पहले वेरिएबल लिमिट ही करते हैं, है ना। तो 0 to 1 dx आप यहाँ रखो चाहे बाद में रख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं है, और 0 to x e to the power y by x dx dy, ये y के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, यानी कि x की लिमिट पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लगा के, और ये वाली चीज़ करिए।
अब इसको स्टार्ट करिए। अब देखिए y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x 1/x जो लगा हुआ है ये बिल्कुल कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो देखिए इंटीग्रेशन कैसे होगा, 0 to 1 e टू द पावर y बाई एक्स का क्या होगा, e टू द पावर y बाई एक्स, और इसका जो है 1/x कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर दिया जाएगा, ये 0 to x लिमिट लग जाएगी। अच्छा ये है कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा सीधे, लिमिट में नहीं पार्टिसिपेट करेगा। और लिमिट भी वैसे भी y की रखनी है, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था कि y की लिमिट्स थी, x से तो कोई वही नहीं है, तो ये x जो है वो बाहर ले आइए, 0 to 1x और e टू द पावर y बाई एक्स लिमिट 0 to x dx। तो ये हो जाएगा आपका 0 to 1 x e टू द पावर, अब x रखेंगे x बाई एक्स माइनस e टू द पावर y के लिए 0 डालेंगे तो ये इतना dx। तो ये आपका हो जाएगा 0 to 1 x e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0 dx, यानी कि 0 to 1 x e माइनस 1 dx। e माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, e माइनस 1 0 to 1 x dx। x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1, और यहाँ से e माइनस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, तो यानी कि हाफ e माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा एक क्वेश्चन अपने आप कर लीजिए ज़रा आप, ठीक है, मैं दे रहा हूँ यहीं पे करके उसका आंसर निकालिए। 1 to 2 0 to y बाई 2 0 to y बाई 2 y dy dx y dy dx। इसमें देखिए लिमिट्स सही ऑर्डर में दी हैं कि नहीं ये बताइए मुझे। बिना लिमिट्स पहचाने क्वेश्चन छूइए मत, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस मतलब लग गए उसमें सॉल्व करने में, बिल्कुल लिमिट्स क्लियर कर लीजिए कौन सी किसकी है। तो देखिए यहाँ पे ये y बाई 2 दिया है, इसका मतलब ये x की लिमिट है और x बाद में दिया है, इसका मतलब लिमिट सही ऑर्डर में नहीं दी है। ये y की लिमिट हो गई है ना, ये x की है तो ये y की हो गई। तो हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल लिमिट सॉल्व करना है, यानी कि पहले x के रेस्पेक्ट में ये चीज़ सॉल्व करेंगे। तो इसको इज इक्वल टू लिखेंगे आप 1 to 2, पहले 0 to y बाई 2 y dx है ना, इसे सॉल्व करके फिर dy बाद में करेंगे। ये पहले सही से लिखा गया है। अब इसको ज़रा परफॉर्म करिए इस क्वेश्चन को। हाँ 7/6 सही आंसर है, बिल्कुल सही बात है। अब इस चैप्टर को ख़त्म होने में एक दिन बस बचा है, आपका जो है वो ट्रिपल इंटीग्रेशन बचा है। ट्रिपल इंटीग्रेशन में आपको थोड़ी सी और चीज़ें देखनी है, तीसरी लिमिट भी देखनी पड़ेगी और वेरिएबलनेस क्या आएगी उसके अंदर वो भी स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन करने का तरीका वो वही है जो यहाँ पर है, किस तरह से लिमिट ढूंढनी है और वो क्या है, वो चीज़ बिल्कुल सब सही है। तो इसलिए बस एक ही दिन लगना है आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन में। कल भी बस 10 मिनट की थ्योरी है और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन उसके करके, और कल आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। नींद आ रही है, अच्छा ठीक है, तो अब सो जाओ तुम, ठीक है, शाम में या कल में जब फ्रेश हो जाना तब। उसके बाद देखिए सदिशों का समाकलन एक चैप्टर है वो चलेगा, और उसके बाद फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म शुरू कर देंगे। चलिए फिर ठीक है, ओके।